हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस देखेंगे। कंप्लीट जो है सीडीपी वीडियो है ये। तो कंप्लीट इसलिए कि ये पार्ट में मिलेगा आपको। तो कुछ पार्ट्स में 2 से 3 पार्ट में मैं टोटल जो है आपका सीडीपी कंप्लीट कर दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि खास ध्यान में क्वेश्चंस को इस आधार पर रखा गया है कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपका पूरा सीडीपी भी कवर हो जाए। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जो फैक्ट्स बताए जाएं उसको जो है ध्यान रखिए। जो चीज़ें आपको नहीं पता है या बार बार आप भूल जाते हैं उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उन नोट्स को देखकर एक अच्छे नंबर जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से लाइक्स करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा अपना वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत सामान्य से क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने शुरुआत थोड़ा सा अभी सिंपल है, फिर कल जो वीडियो डालूंगा वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा और लास्ट वाला वीडियो जो है वो फुल हार्ड वीडियो होगा। उसमें जो है चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से आप जल्दी से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में पूछा जाता है कि भाई शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। आजीविका, पैसा कमाना है, ये टू अर्न जो है लिवली जो है हुड, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना व लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास। तो देखिए मैंने कल आपको टैगवर्ड का संबंध में जो है एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। उस टैगवर्ड में मैंने सर्वांगीण विकास का जो है जिक्र किया था। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है संपूर्ण जो है विकास। अब संपूर्ण विकास का मतलब उसका बच्चे का जो है शारीरिक विकास भी हो सकता है ना, उसका जो है मानसिक विकास भी हो सकता है, उसका जो है भावनात्मक विकास की भी बात होगी, है ना, उसके जो है शैक्षणिक विकास की भी बात होगी, ताकि वो अच्छी से पढ़ाई शैक्षणिक जो है विकास की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो जितना भी कुछ है सारे विकास की बात होती है। और ये विकास जो है पूरा सर्वांगीण विकास कहाँ होता है, तो ये स्कूल से होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वांगीण विकास जो है बच्चे का कहाँ पे जो है सही तरीके से हो सकता है, सुदृढ़ तरीके से हो सकता है, तो वह स्कूल से हो सकता है। क्योंकि शारीरिक माता पिता तो जो है शुरुआती जो है दौर पे जो है विकास की प्रक्रिया को तो चालू कर सकते हैं, लेकिन जो है आगे चल करके जो उनको जीवन में जिस तरीके से उनको अडॉप्ट करना है, आगे लाइफ जैसी होती है उस तरीके से उसके लिए जो है एक एक्सपीरियंस जो है व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जैसे टीचर कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक ढांचा होता है, स्कूल बनाया जाता है जहाँ पे बच्चे सभी पढ़ते हैं, तो वहाँ सर्वांगीण विकास होता है। इस चीज़ को बिल्कुल याद करिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी, थोड़ी सी हो सकता है स्लो भी आपको लग रही हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा है और खांसी भी है और गला बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि आपका एग्ज़ाम पास में है, 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, और मैं नहीं चाहता कि कोई किसी को जो जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे आप लोग जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अच्छे नंबर ला सकें। अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं उन वीडियोज़ को सॉल्व करिए, देखिए। उन वीडियो को केवल करके भी आप पूरा मैंने पूरा मतलब टोटल सिलेबस कंप्लीट कर दिया है वीडियोस क्वेश्चंस के माध्यम से। अब उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अब बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो हम सभी को पता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। सब बच्चों का शारीरिक बनावट अलग होता है, उनकी मानसिक जो है सोच अलग होती है ना, उनकी जो है कुछ बच्चे तार्किक सोच वाले होते हैं। जो पियाजे के 4 अवस्थाएं उसी को आप दिमाग में रख लीजिए। कुछ बच्चे भावनात्मक जो है अलग होते हैं, है ना, कुछ बच्चे नैतिक रूप में अलग होते हैं। तो एक सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीक़ों से होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, हर बच्चा की अपनी एक एबिलिटी होती है। कोई शारीरिक रूप से बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई नैतिक रूप में बहुत अच्छा है, कोई जो है धार्मिक रूप से अच्छा है। तो ये सारे बच्चों की अलग अलग एबिलिटी होती है, और टीचर का यही काम होता है उस बच्चे की एबिलिटी को पहचानना। माता पिता का भी काम होता है कि बच्चे की एबिलिटी को पहचाने। अगर बच्चा शारीरिक रूप से बहुत अच्छा है और खेलने में बहुत अच्छा है, तो उसको किसी ऐसे गेम में लगाइए जहाँ से वो जीवन में आगे बढ़ सके, है ना। अगर आपका बच्चा जो है
इंटेलेक्चुअल है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, हर वक्त जो है किताबों के में जो है उलझा रहता है, तो उसको उस दिशा में लगाना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होता है। चाहे वो जो है क्यों ना श्रवण बाधित बच्चा हो, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा हो, चाहे जैसा भी बच्चा हो, मतलब हर रूप में बच्चे को, वो सब बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। बस अगर उनकी विशिष्टता को समझें तो हर बच्चा कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैंने आपको जो है कीवर्ड में विशिष्ट बालक के बारे में भी बताया था। विशिष्ट शब्द अगर आ जाए, है ना, और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इस तरीके से शब्द आ जाए, तो ये एक टैग वर्ड के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक है, हम आगे इस तरीके से भी बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ये देखिए टैग वर्ड वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था ना कि कल जो है टैग वर्ड्स के संबंध में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि विकास के संबंध में विकास होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो होता है, एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? वो जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर चलता है, कि रुक जाता है? तो देखिए एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, अब डेवलपमेंट क्या होता है, तो पहले बात होना चाहिए कि शारीरिक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, शारीरिक की बात हो रही है, मानसिक की बात हो रही है, इसमें नैतिकता की बात हो रही है। तो सारे जितने भी हैं चीज़ें, भाव आते हैं, वो सब आ जाएंगे। तो विकास जो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, मतलब निरंतर चलती रहती है। अब निरंतर का क्या मतलब होता है? मतलब उसके जन्म से शुरू होती है ना, विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है, और ये जन्म से चलते हुए उसके कब्र तक, उसके मरने तक चलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसके विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, और इसको तो मैं कई बार करा चुका हूँ, तो ये ज़्यादातर बच्चे, सब 100% बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब और उसका आंसर, उससे संबंध में कोई भी बात होगी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन कराया है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हर बच्चा एक जो है अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट क्वालिटी है। तो इसका मतलब क्या होता है? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है, और ना ही उनके जो है लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा जो है में जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या फिर कोई भी दो शिक्षार्थी, मतलब कोई भी दो बच्चे अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते। तो बिल्कुल सही है, कोई भी बच्चा जो है योग्यताओं में, उसके इंटरेस्ट में, उसकी प्रतिभाएं जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसमें एक समान नहीं होते, सब में कुछ अलग अलग होता है। मतलब अब ऐसा नहीं है, ये मत कहिएगा कि सर योग्यताओं में एक क्रिकेट खेल रहा है तो एक धोनी हो गया, है ना, उसकी एबिलिटी अलग है, और कोहली की एबिलिटी अलग है ना, और जो है और सारे जो है क्रिकेटर्स का नाम ले लीजिए, उन सब की अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है। तो सब व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते किसी भी रूप में। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी इसका जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत है? तो बाल विकास का सिद्धांत क्या है? तो विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्योन्य क्रिया की जो है वजह से घटित होता है। तो हम सभी को पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बनता है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो मूलतः इन दो चीज़ों पे टिका होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इस चीज़ को बहुत समझ लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस, हमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में देखना होगा। अब देखते हैं क्या मिलता है। तो बाल विकास जो होता है वो परिपक्वन मतलब मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी, और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बीच में जो भी सारा जो है होता है, उसी से ही जो है एक बच्चे का, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, तो विकास जो है बिल्कुल नहीं कर सकता। आप जो है हर बच्चे की गति का अनुमान नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा जो है शारीरिक रूप से जो है 5 फुट 11 इंच की हाइट जो है टच करेगा, या फिर ये नहीं कह सकते कि ये आने वाले समय में जो है बहुत बड़ा जो है साइंटिस्ट बनेगा, या आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। इस तरीके से आप विकास की धारणा को प्रस्तुत नहीं कर सकते बच्चे के संबंध में, इस तरीके से आप अनुमान नहीं लगा सकते। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारण, तो एकमात्र तो ये एक टैग वर्ड हो गया, और ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया, तो ये से तो तुरंत काट दीजिए। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा, तो यहाँ पे दंड एक शब्द जो है टैग वर्ड है, तो दंड को भी काट दीजिए आप। तो आंसर यहाँ पे जो है ए आंसर है। ठीक है,
तो हम सभी को पता है कि मेच्योरिटी, जैसे जैसे व्यक्ति मेच्योर होता जाएगा और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रखर होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, अब आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता और कुछ पहलू इन्वायरमेंट से अधिक प्रभावित होते। तो मैंने अभी बताया था कि डेवलपमेंट के संबंध में कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे यही तो बोल रहा है कि विकास के कुछ पहलू हेरिडिटी पर टिके होते हैं और कुछ पहलू जो है इन्वायरमेंट पर टिके होते हैं, और इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के, एक बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है और इन दोनों का रोल होता है। अगर हम एक को हटा दें, आनुवांशिकता को हटा दें और केवल बच्चे का पर्यावरण, मतलब हम बच्चे को इतना अच्छा माहौल देने का कोशिश करें लेकिन आनुवांशिकता उसकी जो है बेकार है, शून्य है, तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए जो बच्चे का डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। मतलब हेरिडिटी, अब जैसे मान लीजिए आप, बच्चा जो है विकलांग है, मान लीजिए बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, उतनी क्षमता नहीं, उसकी हड्डियां कमजोर है, तो आप चाहे जितना दूध दही दे दीजिए, आनुवांशिकी रूप से बता रहा हूं मैं, तो चाहे जितना दूध दही पनीर खिला लीजिए, उसको हड्डियां मजबूत करने वाले कैप्सूल खिला दीजिए, एक्सरसाइज कराइए, कितना भी हो जाए उसकी हड्डियां कमजोर ही रहेंगी। तो हेरिडिटी का होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हेरिडिटी पूरी तरीके से अच्छी है और लेकिन आप पर्यावरण, बच्चे का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं दे रहे, तो भी कितना भी कोशिश कर लीजिए डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। मतलब बच्चा चाहे कितना भी आप कोशिश कर लीजिए जो आप करवाना चाहते हैं, अब मान लो जो हेरिडिटी का मतलब है कि माता पिता आईएएस अधिकारी हैं दोनों, और उसके तो गुण भी बच्चे के अंदर जाएंगे, है ना। उसके बाद भी बच्चे को अगर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसको सामाजिक रूप से इतनी अच्छी तरीके से लालन पालन नहीं मिला, अब वो गंदे लोगों के साथ उठता बैठता है, तो कितना भी कोशिश कर लीजिए बच्चे का डेवलपमेंट जो है अच्छा नहीं होगा, वो आगे जा करके वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए था। ठीक है, इस चीज़ को, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन समझाना ज़रूरी था, इसलिए आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो आपकी एक जो है क्लासरूम है और बच्चों की अपनी एक अवधारणा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो वो एक जो है कोरा जो है स्लेट नहीं होता, पहली बात तो ये निगेटिव टर्म में आता है, ये तो पॉजिटिव है। तो उनकी एक अपनी धारणाएं होती है, उनकी एक अपनी समझ होती है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आते हैं, है ना। तो इस चीज को, तो उसको बदलने में आप किस तरीके से सहायता करेंगे। तो यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देंगे। तो ये देखिए टैग वर्ड है, अब यहां पे टैग वर्ड वाला मैंने आपसे बताया था पॉजिटिव और निगेटिव वाला टर्म्स, तो ये निगेटिव टर्म टैग वर्ड है, तो इसको तो तुरंत काट देंगे। अवधारणा तथ्यात्मक जो है जानकारी देंगे, तथ्यों के बारे में बताएंगे बच्चे, तो ये भी एक टैग वर्ड है, ये गलत है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे या बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने के लिए कहेंगे, तो ये भी एक टैग वर्ड है। तो देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव रूप में था, 3 टैग वर्ड गलत हो गए, यहां पे आंसर हो गया सी। ठीक है, मैंने तो ये ध्यान से पेपर नहीं बनाया है कि टैग वर्ड को ध्यान में रख करके बनाया, मैं आपको सामान्य से बता रहा हूं। क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो सारे क्वेश्चन आप टैग वर्ड से कर सकते हैं, मोस्टली 60 से 70% आप टैग वर्ड से पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब हर ईच सेक्शन में आप जो है 30 क्वेश्चंस में चाहे तो 25 से 26 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों को संकेत देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए मैंने आपको जो है ये बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, ये किस चीज का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस को बारे में जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की के अंतर्गत ये जो है अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो हम सभी को पता होना चाहिए वाइगोत्स्की, ये आप में से किसी को अगर भी ना पता हो, 1% भी बच्चा अगर इस आंसर को नहीं जानता है तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास का जो स्तर है उसके बारे में उन्होंने 3 चीजों को डिफाइन किया था। एक ZPD, ठीक है, ZPD जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल जो है और डेवलपमेंट, इसे हिंदी में कहें तो समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा जो है इसको कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग
जिसे हमने नाम दिया है यहाँ पे पाड़, और तीसरा जिसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेज अदर्स, मतलब हमसे ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है उससे हम अपना काम करवाएंगे, अपना ज्ञान उससे पूछेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे ZPD जो होता है वो होता है, इस चीज़ को तीनों को नाम आपने नोट कर लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ZPD जो होता है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ZPD जोन प्रॉक्सिमल और डेवलपमेंट होता है। तो एक बच्चा क्या जानता है और जो बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता है के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है ZPD। ठीक है, तो ये जो ZPD वाला कार्य होता है ये किसी की सहायता से होता है, जो बच्चा कर ही नहीं सकता बिना उसकी सहायता के। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है, मतलब ये बिना सहायता के कार्य ही कंप्लीट नहीं होगा। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नाम दिया था स्कैफ फोल्डिंग, बोला था ना, फोल्डिंग। तो स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या ढांचा। तो ये होता है कि बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन वो भूल जा रहा है, तो भूल जा रहा है तो उसको कैसी मदद करेंगे आप? टेम्पोरेरी मदद करेंगे। तो टेम्परेरी आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना ही ये पाड़ कहलाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, टेम्परेरी मदद द्वारा बच्चे को कार्य को पूरा कराना, ये होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट पॉइंट है MKO। अब यहां पे तीसरा जो पॉइंट है MKO, मोर नॉलेज अदर, मतलब अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति से सीखना। सीखने जो भी सीख रहा होता है उसकी तुलना में जो है, सीखने वाली की तुलना में अधिक बेहतर जो है उच्च क्षमता होती है। जैसे अब अपने से अधिक बेहतर नॉलेज वाले, जैसे टीचर हो गया, अपने मम्मी पापा हो गए, है ना, बड़े बुजुर्ग हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ों तीनों को जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा जो है अपराधी प्रवृत्ति का कब होगा? तो जब एक मैंने आपसे कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर के बना होता है। हेरिडिटी अनुवांशिकता, जो माता पिता से गुण मिलते हैं तो उसको तो हटा दीजिए। इन्वायरमेंट का मतलब होता है आसपास का वातावरण, वो किन के साथ उठता बैठता है, किन के साथ बातचीत करता है, किन को रोज देखता है, कौन सी मूवीज देखता है, टीवी में क्या देखता है, मोबाइल में क्या देखता है, यही उसके इन्वायरमेंट का कारण बनता है और यही उसके डेवलपमेंट का कारण बनता है। इसी से वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है ना। तो अगर बच्चे का आसपास का जो है वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो गलत जो है रास्ते पे चल सकता है। ठीक है, अगर वो गंदे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो गंदे विचार आएंगे, अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो अच्छे विचार आएंगे। तो आपराधिक प्रवृत्ति होने का जो मुख्य कारण होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इन 4 में से ढूंढते हैं। तो परिवार का वातावरण बिल्कुल 101% यही होगा। अनुशासनहीनता, बच्चे में अनुशासनहीनता की वजह से अपराधी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे शैतान होते हैं, शैतानी करते हैं। हम लोग अभी भी जीवन में इतनी शैतानियां करते हैं, कई बार कहना नहीं मानते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपराधी प्रवृत्ति के हो गए। आर्थिक बहुत पैसे की कमी की वजह से क्या ऐसा जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनते हैं, मतलब ये गलत कार्य चुनते हैं? तो बिल्कुल नहीं। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सिलेबस जो है गलत है, तो ये तो सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहां तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस जो है उदाहरण से विकास मुख्यतः प्रभावित होगा। तो देखिए कैसी लंबाई होगी, कैसा आहार होगा, कैसा क्या होगा, कितने तरीके से समस्याओं का समाधान करेगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये वातावरण द्वारा जो है निर्धारित होता है मुख्यतः। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर जो है अनुवांशिकी और वातावरण दोनों द्वारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आंसर जो है अलग है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी लॉक करूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट, देखिए अब डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐसा कहा कि अनुवांशिकी और वातावरण के संबंध में, क्योंकि हेरिडिटी से ही उसकी लंबाई प्रभावित होगी। माता पिता की हाइट अगर छोटी है, वो 5 फुट के हैं, तो बच्चा कहाँ से जो है 6 फुट का हो जाएगा? वो कहाँ से हरियाणवी जैसा दिखेगा या पंजाबी जैसा दिखेगा, या है ना। बच्चा अगर जो है अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए वो अलग ही तरीके से जो है उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शंस।
सामाजिक जो है मानदंडों में परिवर्तन, या शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, ये समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण ये होता है कि समाज ने कुछ नियम बनाए होते हैं, समाज ने कुछ नियम बनाते हैं और उन नियमों को उस एरिया, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फॉलो करना होता है, तो वही समाज। तो समाज के बनाए हुए जो मानदंड होता है उनके साथ अनुकूलन, उसके साथ तालमेल बिठाना ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे 12वें का जो आंसर है, यहाँ पे खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य जो है तरीका है। तो आंसर है यहाँ पे बी। ध्यान रखिएगा, आंसर है यहाँ पे बी। खेल के लिए संबंध में अगर यहाँ पे होता तो ये वाइगोस्की के संबंध में आंसर सही हो सकता था। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो यहां पे कौन सा शब्द जो है समावेशी जो है शब्द को जो है सर्वाधिक, तो समावेशी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन कराया था और ये टैग वर्ड है। अब यहां पर टैग वर्ड है, अब पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो हम ढूंढेंगे आंसर क्या? पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो अब यहां देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि विशिष्ट विद्यालय है ना, सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट बस अपने दिमाग में बैठा लो। सारे बच्चे, तो सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर है बच्चा, पढ़ने में कमज़ोर हो, तो उसको स्कूल कह दे कि हम लोग जो है 98% से कम वाले बच्चों को नहीं लेते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम अगर समावेशी शब्द को परिभाषित करेंगे तो इस शब्द को तो बिल्कुल नहीं लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में जो है शिक्षा देना। अब उस क्लास में तो एडमिशन, उस स्कूल में तो एडमिशन कर लिया, लेकिन इनके लिए एक अलग क्लासरूम बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय जो है शिक्षा देना। तो मतलब जो है बच्चे जो विशेष बालक हैं उन्हीं क्लास सामान्य शिक्षा, जहाँ पर सब बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर पढ़ाइए, लेकिन उन बच्चों को ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, ये तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लेते। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समान कक्षा में पूरे समय जो है शिक्षा देना। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे समय शिक्षा देना या अधिकतम समय जो है शिक्षा देना या पूरे समय, तो यहाँ पे आंसर देखिए 13वें का क्या है, तो यहाँ पे 13वें का जो है आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। मैंने आपको बताया था कि पियाजे के संबंध में, आपको पॉइंट मैंने बताया था कि पियाजे के संबंध में किन किन शब्दों को याद करना है। तो पियाजे के संबंध में अगर आपको ये आ जाए कि अपनी समझ का सृजन करते हैं बच्चे, तो ये कथन दिया था पियाजे ने। पियाजे ने इन बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। देखिए, नन्हे वैज्ञानिक है ना, खोजकर्ता भी इन्होंने बच्चों को खोजकर्ता की संज्ञा भी दी थी। तो ये चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो अमूर्त तरीके से चिंतन कर द्वारा सीखता है, या फिर भाषा के जो है नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, या फिर इंद्रियों के द्वारा सीखता है, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पे देखिए पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 4 चरण बताए थे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। वो 4 चरण बिल्कुल अपने रट लीजिए, रटना है, और उन 4 चरणों के बारे में एक एक पॉइंट्स जो है बिल्कुल याद होने चाहिए आपको कि कौन सा बच्चा कौन सा जो है किस चरण में कौन सा बच्चा जो है कौन से गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें से जो है कौन सी पहली अवस्था क्या नाम बताना है जिसमें बच्चा जो है तो पहली जो अवस्था होती है उसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा जो है सोचता है, सीखता है, समझता है, चीज़ों को है ना कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अमूर्त तरीके से चिंतन करता है, तो ये जो है विकास की चौथी अवस्था है, आखिरी, जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उम्र की बात करें तो एज है 11 साल का। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त का मतलब होता है परिकल्पना आधारित चिंतन कर लेता है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो चुका होता है, अपनी जो है सोच से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है।
भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या फिर निष्क्रिय। तो यहाँ पे चीज़ों को जो है आप समझ गए होंगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो अवस्था जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर लेता है। तो मैंने आपको बताया पियाजे की 4 अवस्थाएं। तो पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चारों यहाँ पे दिए हुए हैं नाम। तो यहाँ पे बच्चा तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मूर्त रूप से सोचने लगा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो इस तार्किक रूप से सोचने के मतलब है इसमें बच्चा जो है यथार्थवादी हो चुका है। बच्चा यथार्थवादी बच्चा होने लगता है, तर्क के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तर्क जो है क्षमता डेवलप हो चुकी होती है। मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगता है बच्चा। दिन महीना समय भी बता सकता है अगर आप उसको जो है सही से शिक्षित करेंगे। तार्किक क्षमता का विकास होता है, दूसरों के जो है दृष्टिकोण को समझने लगता है। सहयोगात्मक जो है खेल की भावना उसके अंदर आ जाती है। ये सारे गुण उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं बच्चे के अंदर, जो कि 0 से 2 वर्ष की आती है अवस्था। तो वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। वो छिपी हुई वस्तुओं को जो है बच्चा ढूंढ लेता है। आपने कोई चीज़ रखी कहीं पर तो वो वहाँ पे जरूर जा करके ढूंढेगा, ठीक है। और दूसरी अवस्था जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये होती है इसमें बच्चा प्रतीकात्मक सोच वाला हो जाता है। मतलब इशारों के माध्यम से अपनी बात कहने लगता है। जैसे पापा को फ़ोन करना, फ़ोन ना भी हो तो भी वो अपने हाथ को फ़ोन समझ करके अपने बात, अपनी कंप्लेन जो है दिन भर की बताता है कि मम्मी ने मुझे मारा डांटा। इस तरीके से आपने अक्सर बच्चे के अंदर देखा होगा। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे आ जाए कि बच्चा अहम केंद्रित किस भाव होता है, बच्चा दूसरे के भाव दृष्टिकोण को नहीं समझता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, दूसरे के दृष्टिकोण का नहीं समझता। और दृष्टिकोण को किस अवस्था में समझता है बच्चा? तो दूसरे के दृष्टिकोण का समझता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो इस चीज को, इतनी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। याद रखना, नैतिकता का मतलब होता है अच्छे और बुरे का बोध होना। इसका संबंध होता है समाज के अनुरूप आचरण करना, है ना। क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपने इंटेलिजेंस क्षमता से। तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसीलिए नैतिक मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। इसके तहत इन्होंने 3 चरण, 3 लेवल दिए थे। 3 लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ पे बच्चा जो है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चे में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर, तो कठोर तो पहले टैग वर्ड निगेटिव हो गया। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक क्लासरूम होती है तो वहाँ पे समावेशी बच्चे पढ़ते हैं। अब समावेशी क्लासरूम में जहाँ पे सभी प्रकार के बालक पढ़ते हैं, वहाँ पे सामान्य विशिष्ट धार्मिक रूप से अलग अलग जो है जाति धर्म के होते हैं, तो हर किस बच्चों को आप धार्मिक शिक्षा देंगे? तो ये भी बिल्कुल गलत है। व्यवहार के इस रूप में स्पष्ट नियम बना के, मतलब कठोर नियम, स्पष्ट नियम बना करके, तो यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स तो वैसे ही गलत हो गया टैग वर्ड से ही। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को उनको शामिल करके। मैंने आपसे कहा है कि टैग वर्ड आप अपने दिमाग में अच्छे से भिड़ाइए, क्योंकि ये ऑप्शंस चाहे बदल सकते हैं, लेकिन वो टैग वर्ड कहाँ से छुपाएंगे भाई? टैग वर्ड तो उनको देना ही पड़ेगा। ऑप्शंस चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे डी की जगह कोई और ऑप्शन हो जाता तो आंसर तो आपका बदल जाता, लेकिन टैग वर्ड थोड़ी ना छुपा देगा। अब यह कठोर तो उसको देना ही पड़ेगा। वो कह देगा कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करके तो आंसर लो। अब सामान्य व्यवहार हो गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य डेवलपमेंट की बात हो रही, तो कठोर शब्द तो वो डालेगा ही डालेगा। मारना, कूटना, इस सारे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, रटना। तो ये शब्दों को आपको बिल्कुल पहचानना है, याद करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कल मैंने टैग वर्ड का वीडियो डाला था, तो आप उस टैग वर्ड को जरूर देख लीजिए, तो आप जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से विकास के कौन से जो है पहलू को महत्व नहीं दिया गया है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को महत्व नहीं मिला है?
तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है समाज और संस्कृति के साथ मिल करके जो है बच्चा अपना जो है संज्ञानात्मक विकास, अपने बौद्धिक विकास जो है पूरा करता है, अपना बौद्धिक विकास करता है। इसके साथ साथ वाइगोस्की ने जो है भाषा को भी जो है महत्वपूर्ण माना था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, समाज और संस्कृति के साथ रह करके जो है बच्चा अपनी एक भाषा को जो है डेवलप करता है। तो यहाँ पे जैविक पहलुओं को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था, इसके बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की तथा पियाजे के संबंध में जो है प्रमुख भिन्नता को दर्शाना है, क्या है? तो देखिए, हमें पता है कि दोनों ने जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है अपने अपने चरण जो है अपनी अपनी बात रखी थी। इन्होंने इसके 4 चरण दिए थे। इन्होंने जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा को महत्वपूर्ण माना था संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें भाषा को महत्वपूर्ण माना, सामाजिक सांस्कृतिक को माना। इन्होंने जो है यहाँ पे जो है यह बच्चे को जो डेवलपमेंट जो हुआ है इसमें जो है किस चीज़ को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेते। इन्होंने एक सेकेंड माफ कीजिएगा, इन्होंने भाषा के, देखिए एक यहाँ पे पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पे सी, भाषा एवं चिंतन के विषय में उनके दृष्टिकोण को जो है यहाँ पे जाना गया है। ठीक है, भाषा और विचार, चिंतन की जगह अगर विचार आ जाए तो याद रखिएगा भाषा जो है विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है इस चीज़ को। तो इन दोनों के संबंध में इनके विचार अलग अलग थे, क्योंकि पियाजे ने जो है भाषा का प्रयोग जो है बच्चे के संबंध में ये कहा था कि वो कैसे करता है, इसका पूरा संबंध उसके संज्ञानात्मक विकास के चरण पर निर्भर है। जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो भाषा का प्रयोग करता रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो उन्होंने कहा कि विचार जो है व्यक्ति के पहले आएंगे, फिर भाषा आएगी। और यहाँ पे कहा कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आएगी, फिर उसके बाद जो है विचारों को जो है प्रस्तुत करने की क्षमता आएगी। ठीक है, ये वाइगोस्की का है और ये जो है कथन जो है पियाजे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आप मेरे लिए यह कर दे और मैं आपके लिए यह कर दूंगा, ये करूंगा। यह बच्चा जो है कोलबर्ग के नैतिक जो है तर्कणा के संबंध में जो है किस अवस्था के अंतर्गत ये आता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, सामाजिक अनुबंध जो है अभिमुखीकरण, या सहायक जो है उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो ये जो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 लेवल जो है डिफाइन किए थे। तो ये 3 लेवल आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कोलबर्ग ने जो है नैतिकता का विकास के सिद्धांत में कहा था कि अच्छे और बुरे का बोध ही जो है हो और उसके अच्छी की तरफ जाना है, वो नैतिकता ही है, जो चीज़ें नॉर्मल है। तो तीन लेवल है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो बच्चा जो है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक बच्चा जो है आप मेरे लिए करें मैं आपके लिए कर दूंगा। तो ये जो जाता है आंसर है ऑप्शन बी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण जिसे कहते हैं, या फिर इसकी जगह सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण इसे कहेंगे। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, माफ कीजिएगा ये आंसर तो मुझे नहीं लगता है। इसका आंसर है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर है सामाजिक अनुबंध जो है अभिमुखीकरण। तो ये कौन सा स्टेज है? ये है 3rd स्टेज के अंतर्गत आता है। मैं इसको समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे अभी। तो देखिए सामाजिक अनुबंधन अभी 3rd स्टेज क्या है, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मैंने आपको बताया। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसके अंतर्गत जो है 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण हो गया और दूसरा होएगा वो है यूनिवर्सल एथिकल स्टेज। यूनिवर्सल जो है एथिकल स्टेज जिसे कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कह सकते हैं। तो सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण में क्या होता है कि बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है, वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तू मेरे लिए कर दे तो मैं ये कर दूंगा, है ना। तो अगर बच्चे के लिए अगर सामाजिक नियम गलत है तो वो जो है सुधार का भी प्रयास इसमें करेगा। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे चीज़ें को जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मैंने आपको बताया था कि ZPD के बारे में, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ZPD स्कैफोल्डिंग और MKO। तो यहाँ पे उसी के बारे में, तो बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास में
जेडपीडी का क्या रोल होता है, तो एक बच्चा क्या जानता है और एक बच्चा क्या नहीं जानता, मतलब वो एक ही व्यक्ति है। जो बच्चा कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है जेडपीडी, और ये बिना सहायता के नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक सहायता की जरूरत होती है जो उस कार्य को पूरा कर सके। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, इसी को ढूंढते हैं। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करता है, या बच्चे अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी। ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक जो है पर आधारित होता है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कोलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चा जो है बच्चे के अंदर जो नैतिकता होती है वो बाहरी कारण से ना होकर के आंतरिक कारणों से होती है। तो ये आंसर बहुत आपको सामान्य सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो याद कर लीजिए कि बच्चे में जो नैतिकता आंतरिक कारणों से बता रहा है वो है पश्च, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अगर नैतिकता जो आंतरिक बाह्य कारणों से निर्धारित होती तो इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, याद रखना कन्वेंशनल लेवल कहेंगे। तो नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित हो तो उसे कहेंगे पूर्व प्रचलन स्तर, और नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित हो उसे कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे समझ गए बाहरी कारण का मतलब रहता है कि बच्चे को नैतिकता की जो बातें पता हो वो बाहर से कोई व्यक्ति सिखाए, बेटा गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा ये बुरी बात है, सामान नहीं फेंकना है, चोरी नहीं करना, बेटा मना किया है ना, ये सब नहीं खाते है ना, इस तरीके से जो है तो नैतिकता की बातें उसके माता पिता सिखाते हैं। अब पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चे के अंदर आंतरिक गुण अपने आप वो इतना डेवलप हो चुका होता है, बच्चा बड़ा हो चुका होता है और उसके इतनी अच्छी परवरिश हो चुकी होती है, तो वो अपने अंदर वो चीज़ें समझ सकता है कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें सही है। इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तो नैतिकता का हायर स्टेज क्या है, यही है। इसे सोशल जो है ओरिएंटल स्टेज भी कहते हैं, याद रखिएगा, सोशल ओरिएंटल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, पियाजे ने क्या दिया था, तो पियाजे ने वही दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके 4 चरण। तो विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है। मैंने आपको की टैगवर्ड में बताया था कि अगर विकास के संबंध में बात की जा रही तो गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, बाईसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि पियाजे ने 4 जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो 4 चरण बताए थे बच्चे के जो है बौद्धिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो उन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो टैगवर्ड को भी देखेंगे यहाँ पे, उससे माध्यम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए विकास के संबंध में मैंने आपको कल टैगवर्ड में विकास के बारे में भी बताया था कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लाइन दिया था। गुणात्मक जो है चरणों में होता है, गुणात्मक रूप से होता है। तो यहाँ पे तो आंसर है। ठीक है, कहाँ नहीं जा सकता, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हमें ढूंढना है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है सही ढूंढना है, यहाँ सही ढूंढना है, यहाँ नहीं ढूंढना है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने वातावरण पर्यावरण से सीखते हैं। तो देखिए ये भी पियाजे का कथन है, ये भी पियाजे का कथन है, ये भी पियाजे का कथन है। यहाँ पे जो आंसर है जो एग्जैक्टली गलत है वो है कथन कहा नहीं जा सकता, वो है ये निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये सिद्धांत किसने कहा था, ये है थॉर्नडाइक का। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम में जो है अभ्यास को, निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम की प्रक्रिया को जो है उन्होंने माना था। ठीक है, चीज़ याद ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, वो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित। मैंने आपको कहा था परीक्षा कराना, एग्जाम्स कराना, सत्र आयोजित करना, ये चीज़ें जो है शिक्षण तकनीक के अंतर्गत नहीं मानी जाएंगी। तो हमें बाल केंद्रित शिक्षा अपना करके यहाँ ऑप्शंस जो है रटने को तो हटा दिया। अग्र शिक्षण तकनीक, आगे की एजुकेशन, मतलब 9th में बच्चा और 10th का सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, या फिर थोड़ा सा उसको अपडेट करके पढ़ाने की कोशिश करें, या अलग तरीके से जो भी आंसर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत, देखिए इंटेलिजेंस के संबंध में क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको
100% मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इसके बुद्धि के संबंध में, बुद्धि के प्रकार के संबंध में, बुद्धि के संबंध में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। मतलब ये वीडियो आपके लिए 100% जो है फायदेमंद होगा। एक भी क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, पूरा डिस्क्राइब है। आपको सिर्फ के जो है मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से ये वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत जिसे कहते हैं, सामान्य जो है सिद्धांत को हम जनरल फैक्टर कहेंगे और विशिष्ट को हम स्पेसिफिक। तो जी और एस अगर नाम दे दे तो इसको भी कंफ्यूज ना। ये जो सिद्धांत दिया था ये स्पीयरमैन ने दिया था, और इस सिद्धांत को अगर हम कहें तो द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत, या फिर जो है टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, टू फैक्टर थ्योरी। यहां पे ध्यान रखिएगा, इन चीजों में बहुत कंफ्यूज होंगे। टू फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। तो ये सारी चीजों को याद रखें। तो द्विकारक सिद्धांत जो की दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत क्या प्रतिपादित किसने किया था? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत था वो दिया था थॉर्नडाइक ने, जिसे कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। याद रखिएगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। हमें ये चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है एक अपनी जो है योग्यताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कई स्वतंत्र योग्यताएं हो सकती हैं। उसके संबंध में वो कई स्वतंत्र योग्यताओं के बारे में बताया था। यहाँ पे जो आंसर दिया है वो ऑप्शन डी है। तो अब वो कई विलक्षण योग्यताओं के बारे में उन्होंने बताया था, वो कौन सी हैं? तो उन्होंने 9 प्रकार की विलक्षण जो है योग्यताओं के बारे में डिफाइन किया था। वो 9 प्रकार क्या है? कोई व्यक्ति जो है म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई व्यक्ति गणित में अच्छा हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है फिजिकल में स्ट्रेंथ में अच्छा हो सकता है, कोई व्यक्ति जो है भाषा में अच्छा हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति जो है साइंस में अच्छा हो सकता है, साइंटिफिक जो है भाषा शैली में अच्छा हो सकता है। कोई व्यक्ति जो है खुद को समझने में बहुत अच्छा हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, जिसे कहते हैं इंट्रापर्सनल जो है स्किल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति जो है खुद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे चीज़ें। कोई व्यक्ति जो है नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति जो है बहुत अच्छा हो सकता है, प्राकृतिक नेचर के प्रति चीज़ें जो है अच्छे तरीके से बता सकता है। तो ये यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। बुद्धि के द्विखंड मैंने अभी आपको बताया, तो टू फैक्टर थ्योरी जो है क्या है? तो वो है स्पीयरमैन ने दिया था, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर वही जो सब सामान्य लोगों के अंतर होता है, अंदर होता है, इंटेलिजेंस होता है। स्पेसिफिक वही जो सामान्य से अलग होता है। कुछ लोगों में विलक्षण योग्यताएं होती, कुछ लोगों में सामान्य से ज़्यादा होता है ज्ञान। जैसे मैं म्यूजिक में अच्छा नहीं हूँ, है ना, लेकिन हो सकता है कि कुछ व्यक्ति में जनरल फैक्टर तो सभी में होगा, कुछ लोगों में हो सकता है वो म्यूजिक में भी अच्छे हो, ठीक है। हो सकता है म्यूजिक के अलावा उसके साथ साथ जो है वो मैथ भी अच्छी कर लेते हो, या फिर जो है वो हो सकता है कि जो है खाली स्थान को समझने की क्षमता हो। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो आर्किटेक्ट हो और आर्किटेक्ट का पार्ट टाइम जो है म्यूजिक बजाना हो, बढ़िया। तो ये सारी चीज़ होता है, मतलब कह सकते हैं कि द्वि फैक्टर थ्योरी में एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक जो है विलक्षण योग्यता हो सकती है, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस में भी यही कह सकते हैं, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो कौन सी बुद्धि की बात हो रही है? तो मैंने आपको पहले बताया था, हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। उसके अंतर्गत आपको 9 प्रकार के सिद्धांत को याद रखना है। 9 प्रकार तो आपको डिफाइन होता है, कई जगह 8 प्रकार की बातें भी कही गई हैं, तो इसलिए इस चीज़ से कन्फ्यूज ना होना। तो यहाँ पे जो विशेषता बताई गई है वो है दूसरों की, जहाँ दूसरा शब्द आ जाए, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव को समझना, उसको प्रेरणा देना, उससे अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की जो है क्षमता, प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो यहाँ पे दूसरे की अगर बात हो रही है तो उसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो दूसरा शब्द आ जाए, दूसरे के लिए आ जाए, तो अंतःवैयक्तिक जैसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और अगर अंतरावैयक्तिक बुद्धि आ जाए, जिसमें कहते हैं इसमें ये व्यक्ति स्वयं के लिए, जैसे कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यहां पे कहते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लीजिए, कोशिश करिए कि इंग्लिश में याद रखिए, इंटर और इंट्रा।
आपने अक्सर देखा है इंटर कॉलेज मैच होने वाला है, तो इंटर कॉलेज मैच तभी होगा ना जब दो के बीच में होगा मैच, मेरा कॉलेज और दूसरे का कॉलेज, तो इंटर कॉलेज जो है यहाँ पे दूसरा शब्द आ गया, तो इंटर कॉलेज मैच। इंट्रा, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जब भी क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा मुझे कमेंट मिलता है कि सर नहीं अंतरा व्यक्ति होगा, अंतः व्यक्ति होगा या फिर अंतर व्यक्ति होगा, इस तरीके से शब्दों को जो है इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रकृतिवादी, वही प्रकृतिवादी भी हार्वर्ड गार्डनर जो प्रकृति नेचर के प्रति अच्छा है, भाषा हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, सामान्य सी थी, बस पता होना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता जो है को डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, हर बार एक लाइन मैंने आपको बताया था कि बहुभाषिता एक संसाधन है। अब वो संसाधन क्लासरूम में हो कहीं पे भी हो, संसाधन है तो है। अब संसाधन कैसा है भाई, एक क्लासरूम में 4 लैंग्वेज वाले 5 लैंग्वेज वाले लोग बैठते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, अमेरिकन एशियन में बोलते हैं, है ना, यूके की भाषा बोलते हैं, यूके उत्तराखंड नहीं भाई साहब, लंदन की बात कर रहा हूँ, है ना, ब्रिटेन की लैंग्वेज बोलते हैं, मान लो इंग्लिश उस तरीके से बोलते हैं। तो एक संसाधन है, वो बच्चा दूसरे बच्चों को अपनी तरीके की भाषा बोलने के लिए प्रेरित करेगा, दूसरे बच्चों के प्रति जो है प्रेम भी बढ़ेगा, उसके लिए सम्मान बढ़ेगा, है ना, उनसे कुछ सीखेगा, वो बच्चा हमसे कुछ भाषा सीखेगा, है ना। तो ये सारी, तो ये एक संसाधन के रूप में देखते हैं। तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए ना। यहाँ पे आंसर है ए। या फिर विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु तो टीचर योग्यता की चुनौती के रूप में, या फिर शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल, तो यहाँ पे हट जाओ, टैग वर्ड आ गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, हटो, टैग वर्ड आ गया। तो यहाँ 2 ऑप्शन तो मैंने वैसे ही, और यहाँ पे चुनौती के रूप में, तो ये भी टैग वर्ड आ गया, लो आंसर हो गया ए। तो अब मैंने इसमें से कितने क्वेश्चन आपको टैग वर्ड से करके बताए ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से चीजों को समझिएगा, आखिरी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उनका भंडार जो है वो हमको कहाँ मिलता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इड, ईगो, सुपर ईगो या फिर परम अहम जो है क्या है। तो यहाँ पे आंसर जो है इसका है वो है इड, इसका आंसर है इड। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए आंसर राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो थे वो सभी समाप्त होते हैं। अच्छा, सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो में बच्चा जो है पूरी तरीके से नैतिक होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से नैतिक होता है, यहाँ पे मानवतावादी होता है, मानवतावादी होता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चा जो है स्वार्थी होता है, ठीक है, मतलब जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह वो यही होता है उसके अंदर, ये तो स्वार्थी होगा। यहाँ पे मानवतावादी होता है। परम अहम में जो है नैतिकता से भरा होता है, सामाजिकता से भरा होता है ना, है ना। तो यहाँ पर चीज़ तो समझ गए, चलो ठीक, आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। कल मैं पार्ट 2 दूंगा, फिर जो है अगर पार्ट 2 में ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो पार्ट 2 ठीक, नहीं अदरवाइज पार्ट 3 भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 10 लाइक्स, केवल 10 लाइक्स का मतलब केवल 10 लोगों को ऐसा लाइक करना है जो सचमुच में जिनके लिए कारगर है, जिनके लिए वीडियो सचमुच में फ़ायदा पहुंचाता है। हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमें जो है आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम डेली आपके लिए इतनी जो है, देखिए गला आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि गला बैठा हुआ है और जब जुकाम होता है तो कितना बॉडी पेन होता है, मैं फिर भी जो है आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूँ डेली आपके लिए। 2 वीडियो आज मैंने सुबह भी अपलोड किया, अभी भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो इस वीडियो से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।